प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3। बेटा, हम अपनी वसंत भाग 3 से 4 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अपने पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी का अर्थ होता है अनोखी दुनिया। लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। बेटा, आज हम अपने वसंत भाग 3 से चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पहले हम अरविंद कुमार जी के जीवन परिचय के बारे में लेते हैं और यह जान लेते हैं कि यह पाठ किस पर आधारित है, उन्होंने इस पाठ को कैसे लिखा। ये सब हम अपना व्याख्यान 1 में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पहले लेखक परिचय का अध्ययन करेंगे। अब हमारे पाठ के लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं। अब हमने बताया कि पाठ से संबंधित यानी लेखक होते हैं और कविता से संबंधित कवि या कवयित्री होते हैं। इससे पहले हमने दीवानों की हस्ती कविता का अध्ययन किया। वहां हमने भगवती चरण वर्मा का कवि परिचय दिया। आज के हमारे पाठ के लेखक अरविंद कुमार सिंह जी हैं। अब इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ, किस ईस्वी में हुआ, यह सब हम जानते हैं। जन्म स्थान है 11 जुलाई 1962 ईस्वी, बरवारीपुर, उत्तर प्रदेश में। अब अरविंद कुमार सिंह का जन्म 11 जुलाई 1962 ईस्वी, बरवारीपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। रचनाएं हैं इनकी बिरादरी का कटघरा, उसका सच, आदमी का दुख और आगमन आदि। कौन कौन सी रचनाएं हैं? बिरादरी का कटघरा, उसका सच, आदमी का दुख और आगमन आदि। पुरस्कार है रमाकांत स्मृति पुरस्कार। इन्हें रमाकांत स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया। इनके अतिरिक्त इनके उपन्यास, कहानी और भी अनेक रचनाएं हैं। अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है। अब बेटा, जैसे कि हमने कहा कि हमने लेखक परिचय का अध्ययन किया। लेखक परिचय का अध्ययन करने के पश्चात अब हम अपने पाठ से संबंधित कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे। हमारे कठिन शब्द हैं। सबसे पहले शब्द है आवाजाही। कौन सा शब्द है? आवाजाही, आना जाना। आवा आना, जाही जाना, जाही आना जाना। तह गहराई, तह गहराई। प्रयास कोशिश, प्रयास कोशिश। विश्व संसार, विश्व संसार। अगला है अनूठी अनोखी, अनूठी अनोखी। पत्र चिट्ठी, पत्र चिट्ठी। सहेज कर संभाल कर, सहेज कर संभाल कर। संवाद बातचीत। अनूठी अनोखी, पत्र चिट्ठी, सहेज कर संभाल कर, संवाद बातचीत। विशेष खास, प्रतीक्षा इंतजार, अनुसंधान खोज, साबित करना सिद्ध करना। विशेष खास, प्रतीक्षा इंतजार, अनुसंधान खोज, साबित सिद्ध करना। अजीबोगरीब अनोखा, अजीबोगरीब अनोखा। सिलसिला आरंभ होना, सिलसिला आरंभ होना। तट किनारा, देहात गांव, तट किनारा देहात। प्रस्तुति पत्र, प्रशंसा पत्र, प्रस्तुति पत्र, प्रशंसा पत्र। मुस्तैद तत्पर, मुस्तैद तत्पर। दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र। दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र। गुडविल अच्छी छवि, गुडविल अच्छी छवि। हैसियत दर्जा, हैसियत दर्जा। ढाणी
अस्थाई निवास स्थान। ढाणी अस्थाई निवास स्थान। प्रतियोगिता मुकाबला। प्यारे बच्चों, हमने अपने पाठ से कुछ कठिन शब्दों का अध्ययन किया। अब हम अपने पाठ को संकेत बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पर आधारित है और यह एक निबंध अरविंद कुमार जी द्वारा रचित प्रसिद्ध निबंध है और उसी निबंध को आधार बनाकर उन्होंने इस पाठ की रचना की है। अब जैसा कि आपको पता होगा, आपके सबके घरों में भी पत्रों के बारे में पहले के समय का जिक्र किया जाता होगा कि पहले के समय लोग अपनी बातचीत को कैसे आगे बढ़ाते थे, अपने वार्तालाप को कैसे करते थे। तो पत्रों का एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते थे। मान लो किसी के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, या उनके आपके दादा दादी जी हैं, उनके समय जो था, उनका जो समय था, उस समय पर पत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व था। चिट्ठियों का उस समय पर बहुत ज़्यादा महत्व था। आप उनसे अभी पूछ सकते हैं कि पहले के समय की चिट्ठियां उनके पास अभी भी एक सुरक्षित रूप में होंगी। आप उन्हें देख सकते हैं क्योंकि पत्रों को सहेज कर रखा जा सकता है, संभाल कर रखा जा सकता है। और जो पत्रों के द्वारा हम बातें कर सकते हैं, वह बातें हम किसी और साधन के द्वारा नहीं कर सकते। आजकल तो फ़ोन SMS आ गए हैं, लेकिन फ़ोन और SMS भी पत्रों का स्थान नहीं ले सकते। पहले के ज़माने में संचार के साधनों में सबसे प्रमुख साधन पत्रों का था। पत्रों के द्वारा हम अपने आत्मा के यानी अपने मन के भाव को लिखते थे और एक दूसरे को ऐसे जान जाते थे जैसे कि हम आमने सामने ही एक दूसरे के समक्ष बातें कर रहे हैं। तो पत्रों की दुनिया और उसकी उपयोगिता, तो पहले ही जो बिंदु है हमारा, उसी के अनुरूप पता लगता है कि पत्रों का अपना अलग ही दुनिया है। वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता, अर्थात पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का कोई दूसरा साधन नहीं कर सकता। और जो संतोष हमें पत्र पढ़ने से मिलता है, पत्र लिखने से मिलता है, वह संतोष हमें फोन या SMS के द्वारा नहीं मिल सकता। अब पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। पत्र राजनीति भी होते हैं, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में भी नई नई घटनाओं से जुड़े होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही आधारित है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने अपनी एक अनूठी छाप छोड़ी है। अब जिस प्रकार भाषा का महत्व होता है, प्रत्येक स्थान पर भाषा बोली अलग अलग हो जाती है, उसी प्रकार पत्रों के भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब वो नाम कौन कौन से हैं, किन किन नामों से इनको किया गया है। अब पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू कहते हैं, लेख कहते हैं तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। बेटा, ये हमारे पत्रों के नाम हैं। जिन भाषाओं में इनको उन नामों से संबोधित किया गया है। क्या किया गया है? पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। तेलुगु में 3 नामों से संबोधित किया जाता है, उत्तरम, जाबू, लेख, तथा तमिल में कड़िद नाम से जाना जाता है। फिर क्या कहते हैं कि आज भी भारत में दुनिया भर से करोड़ों चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है। अर्थात आजकल आप जानते हैं कि नेट की दुनिया है, इंटरनेट का जमाना आ गया है, लेकिन जो कार्य पत्रों के द्वारा होता है वह आज भी हमारे भारतवर्ष में होता है। हमारे भारतवर्ष में प्रतिदिन डाक के द्वारा 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं और जो ये साबित करती हैं कि आज भी हमारे जीवन में पत्रों की कितनी अहमियत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में यही कहा था, हजारों साल तक संचार का केवल पत्रों के द्वारा ही किया गया है। प्राचीन काल में पत्र लेखन का महत्व। अप्राचीन होता है पुराना। अब पुराने समय में पत्रों का कितना अधिक महत्व था, ये हम आज भी जानते हैं, क्योंकि पहले समय में संचार के साधनों में केवल पत्र ही एक ऐसा साधन थे जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों के समक्ष बता सकते थे। हमें एक दूसरे की बातचीत का पता चलता था, वो अपनी बातों को हमारे सामने लिखकर प्रस्तुत करते थे। पत्र का हमें इतना बेसब्री से इंतजार रहता था जिसका कि जैसे कि अब हम फ़ोन का इंतज़ार करते हैं, उसी प्रकार हमें पहले पत्रों का
इंतजार रहता था। पत्र के माध्यम से ही हम अपने जीवन के घटनाओं को व्यक्त करते थे, एक दूसरे से संबंधित विचारों को हम समझ सकते थे। तो 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन का पाठ्यक्रम में शामिल होना। अब पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में, अब जैसे कि पहले क्या था कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा में देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। अपनी संस्कृति को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रमों में, अब स्कूलों में, विद्यालयों में इसको पत्रों को लिया गया। अब आपको पता है जैसे पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र व अनौपचारिक पत्र, और वो आपके पाठ्यक्रम में लगे रहते हैं। पाठ्यक्रम में लगे होते हैं औपचारिक पत्र विद्यालय से संबंधित, नगर निगम से संबंधित, इस प्रकार के बिजली विभाग से संबंधित, यानी वो होते हैं। और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जिनसे हम अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों को अपने क्या करते हैं, भेजते हैं। तो इसी प्रकार से कि 16 वर्ष से कम, अब 16 वर्ष से जो कम आयु वाले बच्चे थे उनके लिए सरकार ने पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आरंभ की, और यह सिलसिला सन 1972 ईस्वी में चला। यह सिलसिला कब चला? सन 1972 ईस्वी में। और उसके पश्चात आज भी हमारे पास यह क्या है, पाठ्यक्रम में आज भी हमारे साथ। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में पत्रों द्वारा प्रेरणा देना। अब जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर हम बारीकी से देखें या उनकी गहराई में जाएं तो ऐसा नहीं होगा कि आज तक किसी ने किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखवाया हो। अर्थात पहले समय की बात है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने किसी से पत्र न लिखवाया हो, या स्वयं लिखना नहीं आता तो उसने किसी से न लिखवाया हो। पत्रों का बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते थे और उसकी कोई मिसाल नहीं है। एक दौर था, एक जमाना था जब लोग केवल पत्रों के द्वारा ही अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। अर्थात आजकल परिवहन के साधन हो गए हैं जिसके कारण पत्रों का क्या है, आना जाना कम हो गया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन केवल चिट्ठी ही थी, और आज और भी अनेक साधन विकसित हैं। अब भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम जब हुआ था, उस समय पर जो नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, वो पत्रों के द्वारा ही भारतीय जनता को प्रेरित करते थे और पत्रों के माध्यम से ही वो प्रेरणा देते थे। नेहरू जी ने भी अपनी पुत्री के लिए, इंदिरा गांधी जी के लिए पत्र लिखा था, जो अनेक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। महात्मा गांधी, टैगोर द्वारा लिखे पत्र भी प्रेरणा स्रोत बने। अब महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्रों का आना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बेटा जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तब महात्मा गांधी ने कहा था कि दुनिया भर से जितने भी पत्र, यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनको भी मेरी सहायता की ज़रूरत है और जो ये सोचते हैं कि मैं उनकी सहायता कर सकता हूँ, वो लोग महात्मा गांधी इंडिया लिख कर भेज दें। मैं दुनिया के जिस भी कोने में हूँगा वो पत्र मुझ तक पहुंच जाएंगे। अर्थात महात्मा गांधी ने कहा महात्मा गांधी इंडिया लिख कर भेज दें, जिससे दुनिया के जिस जगह पर भी मैं होऊंगा वो लोगों के पत्र मुझ तक आराम से पहुंच जाएंगे। सरकारी विभागों की तुलना में सबसे अधिक गुडविल विभाग का होना। अब यहाँ पर जैसे कि बताया कि पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। अब यहाँ पर सरकारी विभागों में पत्रों का लेन देन चलता रहता था, उसकी तुलना में सबसे अधिक गुडविल विभाग है, जिसकी खास वजह क्या है कि वो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम भी करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है, इसके द्वारा घर घर तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। संचार के तमाम उन्नत साधनों में गुडविल विभाग सबसे अच्छा साधन है। पंत जी के द्वारा 200 पत्र बच्चन जी को लिखना। अब सुमित्रा नंदन पंत हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि भी हुए हैं और लेखक भी हुए हैं। इसी प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी भी हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। अब पंत जी ने 200 पत्र बच्चन जी को लिखे थे, जो पत्र आज भी हमारे किसमें हैं, हमारे पास सुरक्षित हैं। अर्थात पत्र लिखने का जो सबसे बड़ा औचित्य था वो क्या था
कि उनके द्वारा हम क्या कर सकते थे, उनको सहेज कर रख सकते थे और उनको संभाल कर रख सकते थे। और उनके द्वारा लिखे गए पत्र किसी दस्तावेज से यानी कीमती कागजात से कम नहीं हैं। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती ने अनेक पुस्तकें आपको अब भी मिल जाएंगी। और प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। पत्रों के जवाब के माध्यम से ही वो हमेशा तत्पर रहते थे। जो हिंदी साहित्य के प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने पत्रों को ही एक ऐसा माध्यम बनाया था जिसके द्वारा वो हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहते थे, यानी जवाब देने में हमेशा तत्पर रहते थे। आजकल अब क्या है, डाकिये को देवदूत के रूप में मानना। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो गई हैं, लेकिन झोपड़पट्टी जहाँ पर है, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर देहात है, वहाँ पर आज भी क्या है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है और फोन सुविधाएं, मोबाइल सुविधाएं वहाँ पर नहीं हैं। और जो दुर्गम जंगलों से घिरे हुए गांव हैं, बर्फबारी के बीच रह रहे पहाड़ों के लोग हैं, समुद्र तट पर रहे मछुआरे हैं, या रेगिस्तान की ढाणियाँ होती है बेटा, अस्थायी निवासी जो हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, आज भी उनके पास क्या है, पत्रों की ही सुविधा है और वो डाकिये को एक देवदूत के रूप में मानते हैं। और एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों पर पहुंचते हैं और वो डाकिये का इस प्रकार से इंतजार करते हैं जैसे कोई देवदूत क्या होता है, देवों के द्वारा भेजा गया दूत, अर्थात संदेश देने वाला, देवों के द्वारा जो संदेश लेकर आता है। तो उनको इस प्रकार का क्या रहता है, इस प्रकार की उनको बेताबी रहती है, बेचैनी रहती है कि डाकिया आएगा और हमारा किसी परिजन का शुभ समाचार लेकर आएगा। दूर देहात में लाखों गरीब लोग चूल्हे, मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं और गांव में गरीब बस्तियां चिट्ठियां, मनी आर्डर पहुंचाने वाला केवल डाकिया ही होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, देवदूत भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हमने अपने पाठ 5 का अध्ययन किया। अब मैं पाठ 5 से संबंधित आपसे कुछ मौखिक प्रश्न पूछूंगी। मेरा पहला प्रश्न है, आज भी कौन से क्षेत्र में लोग पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं? आज भी कौन से क्षेत्र में लोग पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं? तो आज भी कौन से क्षेत्र में लोग पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में, जहाँ पर नेटवर्क सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ पर बर्फबारी अधिक है, पहाड़ों के बीच लोगों के मकान घिरे हुए हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, लोगों को डाकिये का, पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहता है। देश भर में कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? अब बताइए, देश भर में कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? जब हमने व्याख्यान को शुरू किया उसी समय पर मैंने बताया था कि आज भी भारत देश में 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाकघर में डाली जाती हैं। कितनी चिट्ठियां डाली जाती हैं? 4.5 करोड़। प्राचीन काल में बातचीत का क्या साधन था? अब बेटा, प्राचीन का अर्थ है पुराने काल, समय में। पुराने समय में बातचीत का क्या साधन था? जैसा कि हमने अपना पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ने के पश्चात हमें पता लग गया कि प्राचीन काल में बातचीत का मुख्य साधन केवल चिट्ठियां ही थी। अर्थात लोग चिट्ठियों के माध्यम से ही अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। चिट्ठियों के द्वारा ही एक दूसरे का संदेश पहुंचता था। अर्थात उस समय पर, प्राचीन समय में क्या था कि नेट सुविधाएं नहीं थी, फोन नहीं थे, दूरभाष नहीं थे, ये सब चीजें उस समय पर नहीं थी। अगला है, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में कैसी है? अब इसने पूछा है कि जो पत्र व्यवहार की परंपरा है, रीति है, वो भारत में कैसी है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में आज भी अच्छी है। आज भी भारतीय डाक के द्वारा 4.5 करोड़ चिट्ठियों का आदान प्रदान किया जाता है। बहुत से पत्र ऐसे हैं, राजनीति पत्र, जिनके माध्यम से हमें केवल पत्रों के द्वारा ही उनको जाना जाता है। अब कुछ स्थान ऐसे हैं, मान लो किसी की नौकरी लगी है
तो उसके लिए हम ऑनलाइन नहीं कर सकते, उनके लिए सरकारी पत्रों की ही आवश्यकता होती है। अगला है वर्तमान में संदेश पहुंचाने के कौन कौन से साधन हैं। अब प्रश्न 5 है, वर्तमान प्राचीन समय में संदेश पहुंचाने के लिए केवल एक चिट्ठियां ही इकलौता साधन थे, लेकिन वर्तमान एट प्रेजेंट अब संदेश पहुंचाने के कौन कौन से साधन हैं। अब वर्तमान में संदेश हम कैसे पहुंचाते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप हम कैसे करते हैं, ये ध्यान रखना है। वर्तमान अब जो समय चल रहा है वो है और प्राचीन जो समय पहले का है। अब यहाँ पर वर्तमान में संदेश पहुंचाने के लिए फैक्स हैं, ईमेल हैं, नेट यानी फोन है और मैसेज हैं, एसएमएस हैं, ये सब जो चीजें हैं वो वर्तमान में संदेश पहुंचाने के लिए मुख्य साधन हैं। वीडियो कॉल है, चैटिंग है, वीडियो कॉल के माध्यम से हम एक दूसरे के क्या संपर्क में अधिक आते हैं, एक दूसरे का हालचाल आमने सामने देख लेते हैं। तो ये सब क्या है, वर्तमान में संदेश पहुंचाने के साधन हैं। गांव में किसे देवदूत माना गया है। अब जैसा कि गांव में देवदूत, देवदूत का अर्थ क्या होता है, दूत का अर्थ होता है भेजा गया, देव के द्वारा भेजा गया। अब गांव में किसे देवदूत की उपाधि दी गई है, गांव में डाकिये को देवदूत माना गया है। गांव में डाकिये को देवदूत माना गया है क्योंकि वहां पर कोई भी अन्य साधन नहीं है, केवल डाकिया ही ऐसा साधन है जहां पर वह लोगों के संदेश पहुंचाता है। और संदेश देने वाला क्या होता है, जैसे देव हमारे पास तो देवदूत माना जाता है, उसी प्रकार दूत का अर्थ होता है संदेश वाहक। तो गांव में डाकिये को ही देवदूत माना गया है। प्यारे बच्चों, पाठ से संबंधित मैंने आपसे मौखिक प्रश्नोत्तर समझाए। अब मैं गृह कार्य के लिए आपको प्रश्नोत्तर दे रही हूँ। वह प्रश्नोत्तर आपको अपनी रफ उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। मेरा पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। अब प्रश्न एक ध्यान से सुनिए, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। अब जो पत्रों के अंदर आत्मीयता झलकती है वह एसएमएस के अंदर नहीं हो सकती। यानी फोन के माध्यम से हम क्या करते हैं, केवल अपने विचारों को भेज सकते हैं, लेकिन अपने जो अंदर की बातें हैं वह खुलकर हम एसएमएस में नहीं डाल सकते। लेकिन पत्र एक ऐसा संदेश पहुंचाता है जिससे हम अपनी अंदर की यानी आत्मीयता हमारी झलकती है। प्रश्न 2 है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी आदि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। अब पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी आदि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित आपको भाषाओं के नाम लिखने हैं। पत्र को खत किसमें कहा जाता है, कागज, उद्रम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती ये सब किसमें कहा जाता है, तो उन भाषाओं के नाम आपको लिखने। प्रश्न 3 है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। अब पत्र लेखन की कला के लिए क्या क्या विकास किए गए सरकार के द्वारा, वो प्रयास आपको लिखने हैं। प्रश्न 4 है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, अपने विचार लिखिए। अब है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं यानी लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। अब अपने विचार आपको यहाँ पर लिखने हैं कि पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं, सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस का सुरक्षित रूप नहीं होता। अगला है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो संतोष हमें चिट्ठियाँ पढ़कर मिलता है वह फैक्स और ईमेल या टेलीफोन या मोबाइल के माध्यम से नहीं मिल सकता। प्यारे बच्चों, यह गृह कार्य आपको अपनी रफ उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपका यह पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया हमारा व्याख्यान 1 समाप्त हुआ। कल हम अपने व्याख्यान 2 को पढ़ेंगे। उस व्याख्यान 2 में हम गृह कार्य हल पाठ के संक्षिप्त सार को जानेंगे।
धन्यवाद।